हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिजाब पहनने वाली खातून भी एक दिन भारत की वजीर आजम बन सकती है, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मुल्क में एसआईआर के अहम मरहले में इलेक्शन कमीशन की निगरानी मजीद सख्त, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को निगरान किरदार अदा करने की दी हिदायत। महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात में एआईएमआईएम को जीत मिलेगी, पार्टी लीडर वारिस पठान का दावा। राजकोट में स्वराष्ट्र रीजनल समिट आज से शुरू होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। यौम जमहूरिया से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त, खित्ते में चेक पॉइंट्स पर की गाड़ियों और लोगों की तलाशी। और बीकानेर में 3 रोजा ऊंट मेला, सहराई जहाजों ने अपने रंग और हुनर से किया महसूस। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान में एक दिन हिजाब पहनने वाली खातून भी वजीर आजम बन सकती है, क्योंकि मुल्क का आइन तमाम तबकात और बिरादरियों को मसावी हुकूक देता है। ओवैसी ने कहा कि भारत का आइन मजहब की बुनियाद पर किसी को आला आइनी ओहदे से महरूम नहीं करता, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही आला आइनी मनसब पर फायज हो सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी गुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। अजीत पवार, शिंदे, फडणवीस ये तमाम के तमाम भारत के संविधान के मुताबिक हुक्मरानी नहीं कर रहे, ये नफरत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक समाज के दोस्त नहीं बल्कि उनको कमजोर करना चाहते हैं। ये दलितों को उनका हक नहीं देना चाहते बल्कि उससे महरूम करना चाहते हैं। असद ओवैसी के इस बयान पर सियासी हलकों से अब रद्दअमल सामने आ रहा है। एनसीपी के सीनियर रहनुमा प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ओवैसी ऐसे बयान सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए देते हैं और उनकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए। उधर शिवसेना शिंदे ग्रुप की रहनुमा शाइना एनसी ने भी ओवैसी के बयान पर तनकीद की। इस मामले पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और वो मानते हैं कि मुल्क में हमेशा हिंदू वजीर आजम ही होगा। अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी अपने बयानबाजी करे, उससे वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब लोग अलग अलग जगह पर अपनी अपनी भूमिका रोज़ बदलते रहते हैं। कभी वोट काटने की भूमिका रहती है, कभी कोई पार्टी को दूसरी तरह से इनडायरेक्टली मदद करने की भूमिका रहती है। ऐसे लोगों को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. प्रधानमंत्री का पोस्ट वेकेंट नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भविष्य में एक महिला प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके जात पात धर्म के आधार पे नहीं, उनके काम के आधार पे। अब देखो, ओवैसी अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए
एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा कि पार्टी की रैलियों में भारी भीड़ जो उमड़ रही है महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाब में वोटों में ज़रूर ये तब्दील होगी। वारिस पठान ने दावा किया कि मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा एआईएमआईएम की रैलियों को अवाम की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हो रही है और यही जोश व खरोश आने वाले बल्दी इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी की बुनियाद दरअसल ये बनता नजर आएगा। पूरी तरह से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हमारे पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरी मुंबई के अंदर प्रचार कर रहे हैं। हम सब पूरी टीम लगी हुई है और हमको यकीन मानिए जो पब्लिक की तरफ से लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, एक आप देखो हमारी सभाओं में भीड़ उमड़ते आ रही है, दिखाता है मजलिस कितनी आगे बढ़ गई है, महाराष्ट्र के अंदर कितनी तरक्की कर रही है। लोगों के दिलों में पूरी तरह से एमआईएम बस चुकी है, असद ओवैसी के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी है पूरी तरह। ये दर्शाता है पब्लिक का सरों का समंदर। आप लोग तो कवर कर रहे हो, आप खुद देख रहे हो हमारी सभाओं के अंदर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। आप इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि जो रिस्पॉन्स है लोगों का ये वोटों में तब्दील होगा और 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर के अंदर जिसका निशानी है पतंग, लोग मोहब्बत से दुआओं से और पतंग छाप बटन पे दबाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख के दिन जश्न मनाया जाएगा। और हमको यकीन है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉरपोरेटर्स इस मरतबा चुनाव के अंदर जीत के आएंगे, क्योंकि हम उनके हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के कामों के लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर्स को हिदायत दी है कि वो फील्ड सतह के सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और तयशुदा तरीक़ाकार से किसी भी किस्म के इनहराफ या बेज़ाब्तगी की इत्तला मुकर्ररा ज़राए के जरिए थे। इलेक्शन की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स एसआईआर अमल के दौरान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, वो गैर जानिबदार और मारवजी अंदाज में काम करें और शफाफियत और दुरुस्तगी और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स को वोटर्स की तस्दीक में बगैर किसी बैरूनी दबाव के कमीशन की हिदायत पर अमल करना चाहिए और दावों और एतराज़ात से मुतल्लिक अमल का मुशाहिदा बैरूनी दबाव के बिना यकीनी बनाने की जिम्मेदारी भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स को दी गई है। गुजरात के सोमनाथ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री सोमनाथ मंदिर में मुनक़िदा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की और मंत्र के जाप में भी वो शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शानदार ड्रोन शोभा भी देखा और इस तकरीब को टेक्नोलॉजी और अकीदत का ताकतवर इम्तिजाज करार दिया। ये तकरीब सोमनाथ मंदिर पर मजमूई महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल मुकम्मल होने पर की जा रही है। बताया गया है कि मंदिर की असर नौ तामीर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्वाब के 75 बरस मुकम्मल होने की याद में भी ये तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। आज वज़ीर आज़म शौर्य यात्रा में भी शिरकत करेंगे जो सोमनाथ मंदिर के दिफा में जान कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों की याद में निकाली जाए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के जाप में शिरकत पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों में खुशी और जज्बाती वाबस्तगी देखने में आई। लोगों ने सोमनाथ को तहजीबी शुजाअत की एक शानदार अलामत करार दिया और कहा कि इस मुक़द्दस मुकाम पर मौजूदगी खुद को बाइस से बरकत महसूस कराती है। एक अकीदतमंद ने कहा कि सोमनाथ मंदिर कदीम ज़माने से मौजूद है और अब ये निहायत जदीद सहूलियात से आरास्ता हो चुका है। जूनागढ़ का जो गिरनार पर्वत बोलते हैं वो हिमालय का दादा बोलता है। अभी आप नहीं आए हो, पूरा एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जूनागढ़ में मां अंबा तक का बना है और लाखों लोग आता है। हमारे दर साल शिवरात्रि का मेला और परिक्रमा का मेला होता है, इसमें लगभग 20-20 लाख लोग आते हैं। इस बार भी कुंभ मेला है जूनागढ़ में। यहाँ सोमनाथ का जो आज वातावरण देखा कि मेजोरिटी साधु संत है वो जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र में, तो इधर भी ऐसा माहौल बनाया और आज पूरा देश खुश रहा है। मोदी साहब इधर आए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके हाथों से इस पर्व को इनका पूरा आयोजन करके ये सहस्त्राब्दी पर्व को दोबारा याद करके एक अच्छा मैसेज सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा, सोमनाथ भगवान के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, वो संपूर्ण संसार में आप सभी मीडियाओं के माध्यम से पहुंच रहा है कि ये महादेव की आस्था
ये 1000 साल जो खत्म हुए हैं, सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व चालू है, वो देखने के लिए आए हैं। और इतनी ठंड में भी आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ आ रही है। और यहाँ पे ये महादेव की आस्था ही है कि जो इतनी भीड़ यहाँ से खींच लाती है, वरना किसी की ये हिम्मत नहीं है कि ये भीड़ यहाँ तक पहुँच सकती है। गुजरात के गीर सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर शौर्य यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस तकरीब में 108 घोड़े लाए गए हैं जो लोगों के तवज्जो का मरकज बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा का इफ्तिताह कर रहे हैं। यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सिलसिले में अलामती जुलूस के तौर पर निकाली जा रही है। गुजरात के राजकोट में आज वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत स्वराष्ट्र रीजनल समिट हो रही है। इस समिट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट में 22 से ज़ायद ममालिक से तकरीबन 350 गैर मुल्की मंदूबीन और मुल्क भर से 5000 से ज़ायद सनतकारों की शिरकत मुतवक्का है और आने वालों के इस्तकबाल और सहूलियात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। समिट के दौरान 110 बैनुल-अक़वामी खरीदारों की मौजूदगी में 1800 से ज़्यादा B2B मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें होंगी, जबकि 11 से 15 जनवरी के दरमियान मुनक्किद होने वाले रिवर्स बायर सेलर मीट में 1500 से ज़ायद MOUs पर भी दस्तखत मुतवक्का है। दोपहर 1:30 बजे से इस इवेंट का बाज़ाब्ता आगाज होने का इम्कान है। आज हम यहाँ पे राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात का जो रीजनल समिट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो एग्जीबिशन है गुजरात एनवायरमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, हम गुजरात के वन और पर्यावरण संस्थान की एक स्वायत्त संस्थान है, उसके अंदर में हमारा जो उद्देश्य इस बार का जो है थीम है वो मिशन लाइफ के अंतर्गत है। आज हम यहाँ पे राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात का जो रीजनल समिट हो रहा है। तो हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने रियासत के लिए ज़्यादा माली वसाइल मुख्तस करने का मुतालबा किया है। माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों के लिए सैनी ने मरकजी हुकूमत से मदद मांगी है। हरियाणा के वज़ीर आला सैनी के पास महकमा खजाना का कलमदान भी है। उन्होंने अपने मुतालिबात मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के सामने रखे। निर्मला सीतारमण ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए खजाना के साथ होने वाली प्री बजट मीटिंग की भी सदारत की। छब्बीस जनवरी यानी यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू शहर समेत अहम मुकामात पर गाड़ियों की जांच, मुश्तबा अफराद की तलाशी का अमल जारी है और फोर्सेस को भी अलर्ट रखा गया है। सीनियर पुलिस अफसरान के मुताबिक जम्मू, उधमपुर, रामबन और दीगर अजला में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज किए गए हैं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चेकिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं, जहां 24 घंटे गाड़ियों की छानबीन, अचानक तलाशी और रात के वक्त गश्त जारी है। पुलिस ने उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला के दाखिली व खारजी रास्तों के अलावा जम्मू खित्ते के दीगर अहम शहरों में भी इजाफी नफरी तैनात की है। हुकाम के मुताबिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन अंदाज में मुनक्किद हो सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा फेलोज इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से खुद को बाखबर रखें और हेल्थ केयर के मयार को बेहतर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। रेवंत के मुताबिक अगरचे वो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आला समाज की बीमारियों के हल में उनका किरदार भी एक डॉक्टर जैसा है। उन्होंने भारत और जनूब मशरिकी एशियाई ममालिक से 500 से ज़्यादा माहिर इमराज क़ल्ब की इस प्रोग्राम में शिरकत को खुशाइंद कदम करार दिया और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के हैदराबाद में इनेकाद पर फ़ख्र का इज़हार किया। Knowledge and tech are changing the world rapidly. With quantum computing and artificial intelligence, healthcare has become high-tech work. Please keep yourself updated on the latest technology, but do not lose your people touch. As you know, we lose lots of people because of heart diseases,
Let us all join in a mission to prevent heart diseases. Let us work together to save more lives. For example, if you can volunteer to teach school students CPR technique, we can save many lives in our country. We neglect preventive medicine, but society will benefit if we educate people. Finally, I request you all to improve quality of healthcare. We have to become the best in the world. Each one of you must try to become the best doctor. Thank you, doctors. Keep learning, keep serving, keep rising. Jai Telangana, Jai Bharat. Thank you. उत्तर प्रदेश में इन दिनों शदीद सर्दी और कोहरे ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। सुबह से शाम तक कोहरे की शिद्दत के बायस सड़कों पर आमद और रफ्त कम हो गई है और लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं। आगरा में हल्के कोहरे और हल्की सर्द धूप के दरमियान ताजमहल का दिलकश मंजर देखने को मिला, जबकि लखनऊ में सर्द सुबह के बावजूद आसमान साफ रहा। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में घने कोहरे के पेश नजर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में सर्दी और कोहरे की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। राजस्थान के मरूधरा इलाके के बीकानेर में बैनुल अक़वामी ऊंट मेला जारी है। इस मेले में सहरा के जहाज कहलाने वाले ऊंट सबके तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अपने दिलकश सजावट, रंगारंग मुकाबलों और मुनफरिद महारतों से ये ऊंट शायकीन को महसूस कर रहे हैं। लोग मौसीकी की धुनों के दरमियान खूबसूरती से सजे हुए ऊंट रेस और रक्स मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। हफ्ते को मेले के दूसरे दिन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, जहां उनके शाहाना जानवरों को पूरी शान और शौकत के साथ देखा गया। मेले में शरीक कुछ लोगों के मुताबिक ये मेला ऊंटों की कम होती आबादी जैसे अहम मसाइल की जानिब पर तवज्जो दिलाता है। कैमल फेस्टिवल में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे ऊँटों के ऊपर जो कारीगरी करी गई है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और ऊँटों के डांस देखा हमने जो है, और कैमल राइड की काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें कैमल फेस्टिवल में। जहाँ पर ऊँट फेस्टिवल में आए हैं बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमें ऊँट देखकर डिफरेंट सजाए हुए हैं ऊँट, और हमारे जम्मू में तो देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभार कोई एक आधा आ जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमने सारी ऑल वैरायटीज मिली है, हमें देख अलग अलग देखी है हमने, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है ऊँटों को। I very much enjoy the camel festival. I arrived this morning at 9 and enjoyed every minute. I watched the decoration of the camels, the beautiful camels. They are now walking around and the jury is watching them. If I would be the jury, I could not choose because they're all so very beautiful. And the first time here on the Camel Festival, and it is fabulous. The ornaments on the camels, it's exquisite. They make it, it's an art. It's an utter art. Now we're going to see the races, and also the camel there are very differently decorated. It's like some sort of haircut in the fur. It's really pretty. जरूर ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर एक बार आना चाहिए, क्योंकि देखिए जो ऊंट है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। कहीं ना कहीं अगर ऊंट की हम स्टडी करें तो ऐसा लग रहा है कि ऊंट की जो स्पीसीज है उनका कहीं ना कहीं नंबर्स उनके कम होते जा रहे हैं। तो इस तरीके के फेस्टिवल्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए जब ऐसे आते हैं, तो सभी का ध्यान जाता है ऊंट की कंजर्वेशन के ऊपर, ऊंट की इंपोर्टेंस के ऊपर। कैमल फेस्टिवल 2 मरतबा की आलमी चैंपियन हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की नीतू को 0-5 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता और ओलंपिक्स में शिरकत के अपने ख्वाब को
मजीद मजबूत कर लिया। तेलंगाना के इस बासलाहियत बॉक्सर ने 2026 के सीजन का शानदार आगाज करते हुए कहा कि उनका असल हदफ ओलंपिक तमगा है और वो इसी सिमत में आगे बढ़ रही हैं। निकहत ज़रीन ने 2026 को अपने करियर का फैसला कुन साल करार देते हुए कहा कि यह साल उनके लिए निहायत अहम और वो मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, न्यू ईयर नॉट न्यू गोल्स, सेम गोल्स। ओलंपिक मेडल मेरा लक्ष्य है, तो उसी की रास्ते में हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी 26 की शुरुआत मैं एज ए नेशनल चैंपियन शुरू कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गोल्ड मेडल से शुरुआत की हूँ नेशनल 2026 में। होपफुली ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है ये साल, एंड उम्मीद रखती हूँ कि मैं इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहूँ और देश का नाम रोशन करते रहूँ। क्या तैयारियां हैं ओलंपिक को लेके और वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके? ओलंपिक के लिए तो अभी टाइम है ना सर। पहले तो नेशनल कैंप में हमारी तैयारी चलेगी। न्यू हेड कोच आ रहे हैं सैंटियागो, तो उनके अंडर अलग स्ट्रेटेजीज रहेगी, अलग प्रिपरेशन रहेगी। तो होपफुली उनसे जल्दी मुलाकात होगी अभी कैंप में पटियाला में, और उनके अंडर में तैयारी करूंगी आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। को देखते हुए क्या चेंजेस कर रहे हैं? देखिए, पेरिस में 50 किलो था, अभी 51 हो गया है, तो बॉक्सर्स ऊपर नीचे होंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं बॉक्सर्स के ऊपर मैं स्ट्रेटेजी करूंगी और उसी हिसाब से तैयारी चलेगी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या तैयारी है? मानसिक तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, बिकॉज मेरे करियर में कोई भी रास्ता मेरे लिए इजी नहीं रहा है, सभी चैलेंजिंग रहे हैं। तो मैं उन सबको फेस करके यहाँ तक पहुँची, तो आगे भी इतना भरोसा है मुझे कि आगे भी जितने चैलेंजेस आएंगे उनको मैं फेस करके आगे बढ़ते रहूँगी मैं। सर देखिए, न्यू ईयर नॉट न्यू गोल्स, सेम गोल्स। ओलंपिक मेडल मेरा लक्ष्य है। अदाकार ऋतिक रोशन अपना 52वां सालगिरह मना रहे हैं। इस सिलसिले में उनके वालिद और डायरेक्टर राकेश रोशन ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। राकेश ने अदाकार की फैन एडिट तस्वीर अपलोड करते हुए कहा कि आज का दिन ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी बड़ी खुशियों वाला दिन है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। राकेश रोशन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनका बेटा आज बॉलीवुड सुपरस्टार है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर भी खुशी होती है कि ऋतिक रोशन उनका बेटा होने के साथ साथ बॉलीवुड का कामयाब अदाकार है। अदाकार जोड़े कटरीना कैफ और विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे के साथ एक तस्वीर शेयर की। इंकशाफ भी किया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है। जोड़े ने अपने मुतल्लका इंस्टाग्राम हैंडल्स पर एक मुश्तरका पोस्ट में खबर शेयर की। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल, जिंदगी खूबसूरत है, हमारी दुनिया एक लम्हे में बदल गई। वाज़ेह है कि कटरीना और विकी की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी। उन्होंने 7 नवंबर 2025 को अपने पहले बेटे का इस्तकबाल किया। हेडलाइंस उर्दू में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।